नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। देख रफ्तार ए इंकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। फिराक गोरखपुरी का यह शेर है और इंटरनेट क्रांति की जो बात हो रही है उसमें भी आहिस्ता से तेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें अब सब तेज चाहिए, तेज होना आज की जरूरत है और तेजी को बढ़ाने के लिए भारत में आ गया है 5G। 2G से शुरू होकर हम 5G तक पहुंच गए हैं। 5G से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको आज राष्ट्रहित में देने की कोशिश करूंगा। जिस देश में भिखारी भी डिजिटल हो गया हो, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक बिहार का भिखारी जो फोन पे के जरिए पेमेंट लेता था, पैसे लेता था, तो उस देश में अब इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने से क्या क्या बदल जाएगा, इसे मैं समझा सकूं, ये मैं कोशिश करूंगा। वैसे आज भी बहुत से लोग आपको शिकायत करते हुए मिल जाएंगे कि जो पैसा लिया जाता है 4G के नाम पर, उसमें स्पीड 3G मिलती है। तो क्या हमारे देश में वो इंफ्रा तैयार हो गया है जो 5G की सुविधाएं दे सके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं का बटन दबाकर जब शुभारंभ किया तो बहुत सारे लोगों की आंखें चमक गईं। और इस पूरे प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले जो रिलायंस के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 5G एक डिजिटल कामधेनु की तरह है, हमें जो कुछ भी चाहिए वो दे सकती है। 5G दिवाली तक चुनिंदा मेट्रो शहरों में और 2023 के आखिर तक पूरे देश के हर शहर में, हर तालुका में शुरू हो जाएगा, ये कहा गया है। कुछ लोगों की ऐसी भी प्रतिक्रियाएं आई जो थोड़ी सी निगेटिव थी। आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। आपको याद होगा कि 2020 की शुरुआत में जब कोरोना महामारी अपने पैर फैला रही थी, अप्रैल और मई के 2 महीनों में ब्रिटेन में 77 मोबाइल टावरों में आग लगा दी गई। नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, साइप्रस, फ्रांस, लगभग पूरे यूरोप में इस तरह की घटनाएं हुई। वजह थी एक अफवाह कि 5G तकनीक का नाता कोरोना वायरस के फैलने से है। यह पहली बार नहीं था जब तकनीक को लेकर साजिशों की कहानियां कही गई थी या इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। 3G, 4G की तरह 5G भी एक मोबाइल इंटरनेट तकनीक है। इसे नेक्स्ट जनरेशन तकनीक कहा जा रहा है। लेकिन इसमें खास क्या है? क्या ऐसा है जो इंसान की जिंदगी को बदल देगा, जो हम सब लोगों की जिंदगी को आसान कर देगा? यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि 5G न केवल एक साथ ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करता है बल्कि ज्यादा डेटा भी हैंडल कर सकता है। आमतौर पर 4G में रिस्पांस टाइम 30 मिलीसेकंड का होता है, वहीं 5G में यह 1 मिलीसेकंड होता है। जैसे मैच हो या फिर कोई म्यूजिक कंसर्ट हो जो लाइव स्ट्रीमिंग जिसकी होती है, 4G में आपको दिक्कत आती है। लोग लगातार वीडियो शेयर करते हैं और इंटरनेट ट्रैफिक ज्यादा होता है। ऐसे में आपका फोन इसे हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन 5G तकनीक इस तरह के प्रेशर को संभालने के लिए ही बनी है। इसकी वजह है कि इसकी हायर फ्रीक्वेंसी, जहां 4G 6 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, वहीं 5G 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का पे काम करता है। इस तकनीक से अब भारत में ड्राइवरलेस कार का संचालन हो सकेगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि जिन देशों में 5G तकनीक काम करती है वहां पर यह आसानी से हो पा रहा है और भारत में इसके प्रयोग चल रहे हैं। तो 5G तकनीक आने के बाद ड्राइवरलेस कार का संचालन आसान होगा। ये ऐसी कारें हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। सड़क पर अपनी स्थिति के अलावा ये आगे पीछे के आने वाली चीजों के बारे में भी जान पाती हैं। सड़कों, गलियों के मैप, ट्रैफिक लाइटें और सड़क पर दिए गए संकेत भी पढ़ पाती हैं ड्राइवरलेस कारें। तो जाहिर सी बात है कि इसमें डेटा कंजम्पशन होता है ज्यादा और 5G उसके लिए सबसे बेहतर तकनीक है। दूसरे कई क्षेत्रों में भी इससे फायदा मिलने वाला है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस जो होती हैं, हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में, सभी एक दूसरे से बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे 5G टेक्नोलॉजी के जरिए। यहां एक बात जो अहम है वो ये कि 5G की रेंज कम होती है और अच्छी कवरेज के लिए चाहिए होता है बेहतर नेटवर्क। 2 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मुंबई और दिल्ली में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च करीब 10,000 करोड़
और 8,700 करोड़ के आसपास रह सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब ये 2 शहरों की बात मैं कर रहा हूं, आप अंदाजा लगाइए कि जब पूरी दुनिया में इस तरह का नेटवर्क फैलाने की दिशा में जो काम चल रहे हैं और फैलाया जाएगा, और पूरे भारत में जब ये नेटवर्क फैलाया जाएगा तो कितना पैसा खर्च होगा इसमें। इस तकनीक से जुड़ी एक बात यह भी है कि लोग इसको लेकर सशंकित क्यों हैं। दरअसल वो जो शंका लोगों के जहन में है वो है हेल्थ को लेकर। गाहे बगाए इस तरह के सवाल तैरते हैं कि इस नेटवर्क के जरिए, इस तकनीक के जरिए जो रेडिएशन होगा उससे क्या लोगों को नुकसान पहुंचेगा। यह भी सवाल है। बहुत साल पहले इस तरह की खबरें आई कि रेडिएशन की वजह से बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, जिसमें गिद्ध है, छोटी चिड़िया जो आती थी वो है, और भी बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं जो विलुप्त हो गए, जो प्रकृति के लिए जरूरी थे, और इसके लिए रेडिएशन को कसूरवार ठहराया गया। लेकिन इसका एक इतिहास है जिसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यह सब अभी से हुआ। 90 के दशक की शुरुआत से इस तरह की अफवाहें सुनने को मिलने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि कान पर फोन लगाकर रखने से कैंसर हो सकता है। लोग मोबाइल फोन कंपनियों को कोर्ट में घसीटने लगे क्योंकि उनका मानना था कि नई तकनीकी का असर हेल्थ पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट में इस तरह के मामले खारिज हो गए, बहुत टिके नहीं। लेकिन हां, इससे चर्चाएं जरूर शुरू हो गई। 1990 की अगर हम बात करें तो यह वो वक्त था जब मोबाइल फोन तकनीक अपने शुरुआती दौर में थी, यानी छोटे छोटे बेबी स्टेप के जरिए चल रही थी। 1973 में मोटरोला ने पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया, लेकिन पहली बार 1983 में आम लोगों ने फोन का इस्तेमाल शुरू किया। 1993 में टेलीविजन पर एक लाइव कार्यक्रम में शामिल एक शख्स ने कहा था कि उनकी पत्नी को मोबाइल फोन रेडिएशन के कारण ब्रेन ट्यूमर हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नी की मौत के लिए 3 कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि कोर्ट में इसकी चुनौती दी गई और यह मामला भी बहुत टिका नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है कि नए आविष्कारों को लेकर लोगों के भीतर डर होता है, कई सवाल होते हैं, कई शंकाएं होती हैं, और उनको दूर करना भी जरूरी होता है। 1862 में मेडिकल जर्नल लैंसेट ने रेल यात्रा और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेलवे ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक हेल्थ नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और कहा कि व्यक्ति पर रेल यात्रा के तनाव का असर होता है। जर्नल ने कहा कि बार बार यात्रा करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो इस तरह की तकनीक से जुड़ी हुई होती हैं, और अलग अलग जब कोई चीज आ रही होती है तो उसको लेकर शंकाएं और सवाल होते हैं। तो 5G भी कुछ इसी तरह से अभी झूल रहा है। सवाल यह है कि अगर चिंता की कोई खास वजह नहीं बताई गई तो लोगों के मन में यह संदेह उठा तो उठा क्यों। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और मोबाइल तकनीक में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी इसके आसपास होते हैं। माइक्रोवेव में कम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है और ये इसकी पावर हाई होती है जिससे खाना गर्म किया जाता है। लेकिन मोबाइल फोन तकनीक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रेडिएशन से गर्मी पैदा ना हो। एक्सरे और गामा रे की तरह ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है। इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। लेकिन मोबाइल फोन और माइक्रोवेव रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आते हैं। ये इसका एक साइंटिफिक पहलू है। इनसे किसी तरह के खतरे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई। WHO में भी जब ये मामला गया तो उन्होंने भी यही कहा। यह बात अलग है कि इसको लेकर अभी भी लोगों के दिमाग में सवाल हैं, शोध चल रहे हैं। मतलब यह है कि 4G के मुकाबले 5G फ्रीक्वेंसी ज्यादा जरूरी है और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा लोगों को है। और यह भी स्पष्ट है कि इससे इतनी ताकत नहीं है इसमें कि यह शरीर के टिश्यू को नुकसान पहुंचाए। यह मोबाइल फोन और टावर दोनों पर ही लागू होता है। इसी बीच कुछ लोग इसको लेकर इसकी खिलाफत भी कर रहे हैं। जैसे 22 जनवरी 2020 को बेल्जियम के एक अखबार ने एक इंटरव्यू छापा जिसमें दावा किया गया कि 5G खतरनाक है और इसका नाता कोरोना वायरस से हो सकता है। ये एक डॉक्टर का इंटरव्यू था जिनका कहना था कि उन्होंने कोई फैक्ट चेक तो नहीं किया, लेकिन ये उन्होंने आरोप लगा दिया 5G के ऊपर। अब जब भारत में 5G की शुरुआत हो रही है तो हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे क्या बदलेगा, क्योंकि आज बड़े जोर शोर से ये तकनीक लॉन्च की गई है
और इस तकनीक से बहुत उम्मीदें भी हैं, भविष्य को लेकर बहुत होप है इस तकनीक में। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा जिससे हम ये तमाम तरह के सवाल समझने की कोशिश करेंगे, जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। फोन लाइंस में ओपन करता हूं अपने कार्यक्रम में, आप फोन कर सकते हैं, आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह हैं, आईएमए दिल्ली से हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हमने उनको भी इसमें बुलाया है। दिलीप यशवर्धन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ रहेंगे। प्रोफेसर आलोक सोती हमारे साथ हैं, 5G एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और हमारे साथ अभिनव नागेश भी जुड़ेंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर आलोक सोती जी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पैनल में। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज 5G तकनीक को लेकर प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, मुकेश अंबानी जी ने भी एक कहा कि ये कामधेनु की तरह है। आप ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसको लेकर आप किस तरह से आशावान हैं? थोड़ा सा लेट हो गया था, जो कि 2019 तक आ जाना चाहिए था। दुनिया इसमें आ चुकी थी और आप देख रहे हैं करीब 60 कंट्रियों में 5G का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और काफी कुछ कार्य प्रगति पे है और उन्होंने काफी कुछ स्टैब्लिश कर लिया है। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए क्योंकि इंडिजिनाइजेशन था, थोड़ा सा चाहते थे कि जो भारत पे बनी हुई जो टेक्नोलॉजी है उस 5G पे उस पर काम किया जाए। इसमें आप जैसा आपने बताया, आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, काफी साइंटिफिक बातें आपने कही। इसमें सारा खेल फ्रीक्वेंसी का होता है और जो एनर्जी होती है वो E=hν होता है, सिंपल फार्मूला होता है, H प्लस कांस्टेंट होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो आपने प्रश्न पूछा है कि इसके आने से क्या रेवोल्यूशनलाइज चेंज हो जाएंगे, आपने ही अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसमें जो है जो जिस तरीके से आप भाषा में कहे कि कारों पे, अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो जो सेंसर्स हैं उन पे जो कंट्रोल होता है वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, ड्राइवर क्या करता है, स्टीयरिंग चलाता है, ब्रेक लगाता है, क्लच दाबता है, गियर बदलता है, आदि इत्यादि काम करता है। अगर यही चीज हम अब एक अपने रिमोट कंट्रोल पे कर ले, या यही चीज हम एक कंट्रोल पैनल में, एक कंट्रोल स्टेशन पर बैठ के और उससे उस चीज को कंट्रोल कर ले, तो ये जो सपनों की दुनिया आप देख रहे हैं ये उसी लेवल पे पहुंचने वाली स्थिति आ चुकी है। आज हम लोग के पास, टेक्नोक्रेट के पास, कि आप दूर से बैठ के जो आपके सेंसर्स हैं, जो सेंसर लगे हैं, PLC हैं, जो प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट्स हैं, उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। तो जाहिर सी बात है जब ये जाएगी तो इंडस्ट्री में काफी आएगी। जो काम बोलचाल में इसको समझाने के लिए ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, जहां कम्युनिकेशंस की बात है, कम्युनिकेशंस जो है आपका गीगाबाइट पर सेकंड में चला जाएगा। यानी कि जो स्पीड आप अब ब्रॉडबैंड में जो ऑप्टिकल फाइबर से जो अपने घरों में पा रहे थे, वो आपको मोबाइल नेटवर्क पे मिलने लगेगी। उतनी स्पीड आपको मोबाइल के द्वारा मिलने लगेगी। और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड अभी देखी गई है वो 20 गीगाबाइट पर सेकंड तक की देखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो हम लोग 80 से 90 के दशक के थे देखते थे कि माइक्रोवेव या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी रुकावट के लिए खेत है, टेलीविजन पे पत्ती लग जाती थी, वो लिटेंसी कहलाती है। वैसी कोई लिटेंसी आपको नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा भी आपको एक मैसिव नेटवर्क मिलेगा और इसकी जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा था सन 80 के समय, या अभी भी आम बोलचाल में कहा जाता है कि इस रूट की सारी लाइनें बिजी हैं, BSNL में देखते नहीं लगेगा भाई साहब, तो उन चीजों से आप निजात पाएंगे। और जो एबिलिटी है, जो उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा होगी। यानी आम भाषा में बात करें तो बहुत ज्यादा यूजर जो है एक साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ इसका लाभ उठा पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। इस रूट की सारी लाइनें बिजी हैं, इस बारी समस्या से आप निजात पाएंगे। अभिनव नागेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, आपका स्वागत है। ये बहुत पूछा गया सवाल है कि भाई आप 4G तो ले आए, आपने 4G कहा कि भाई 4G आ गया और 5G पे भी हम आने वाले हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आप 4G के पैसे ले रहे हैं, स्पीड 3G की बहुत सारे इलाकों में मिल रही है लोगों को। ये क्या 5G के आने के बाद ऐसा नहीं होगा क्या कि 5G का पैसा देना पड़ेगा और आपको 4G स्पीड मिलेगी? इसको जरा थोड़ा सा, चूंकि लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं तो उन्हीं से मेरा एक सवाल है आपसे कि ये इसको किस तरह से समझें कि भाई आप पैसा चार्ज ज़्यादा का कर रहे हैं और आपकी स्पीड उस तरह की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में।
Thank you, Shivam ji. First of all, thanks to call me for the interview uh, regarding the advantages and the disadvantages of 5G टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आपने बोला कि 4G के चार्जेस लिए जाते हैं और जो स्पीड आती है इंटरनेट की वो 3G की आती है। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं सैटेलाइट से भी रिलेटेड है। और हमारी जो कंट्री है इसमें इंटरनेट की स्पीड का पहले से ही इशू रहा है। जब 3G था तो 3G की प्रॉपर स्पीड नहीं थी जी। अब 4G आ गया है कुछ सालों पहले, तो 4G में भी प्रॉपर स्पीड नहीं है। तो अब हमें देखना यह है कि जो 5G स्पीड जो बोला जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर आलोक ने बोला कि 20 Gbps तक की स्पीड हमें मिल जाएगी इसमें, तो हमें समझना यह है कि क्या एक्चुअल में हमें वो स्पीड मिलेगी या फिर अभी भी हमें उसी तरीके से 4G के साथ जूझते रहना होगा। मतलब 5G बोल के 4G वाली स्पीड, या तो फिर 4G वाली ही स्पीड है उसमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट कुछ आप उसे गूगल पे स्पीड तो लगभग 12 से 15 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड होती है। अच्छा, ठीक है। और जब हम लोगों ने 4G सर्विस को अडॉप्ट किया था इनिशियली, तो उस टाइम जो नेटवर्क कंपनीज है उनके द्वारा ये क्लेम किया गया था कि आपको स्पीड मिलेगी 4G में 100 Mbps के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 टाइम्स जो स्पीड है वो कम है। और जैसा कि अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि Gbps में स्पीड मिलेगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहेगा कि एक्चुअल में स्पीड 5G की होगी या फिर 4G की स्पीड में कुछ एनहेंसमेंट होगा। कुछ कहना चाह रहे थे आप प्रोफेसर साहब आलोक जी? जी जी, एक्चुअली ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जगह जगह मोबाइल्स के टावर्स लगे रहते हैं और आप उनसे ही कनेक्ट रहते हैं। कोई एक नेटवर्क नहीं होता है, आप जो आपके मोबाइल है वो नियरेस्ट ऑटोमेटिकली नियरेस्ट टावर से जुड़े रहते हैं। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सारे टावर्स में वो वाले जो लेटेस्ट सर्किट होते हैं जो 5G वाले होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। इट इज द टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, वो देखते होंगे कंपनी वाले। तो अक्सर ये होता है कि कहीं कहीं पे आप जिस टावर से आप कनेक्ट है वहाँ के जो सर्किट है, वहाँ के जो सर्किट है, जो नेटवर्क हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो 5G के, थोड़ी देर बाद आप आगे बढ़े जिस टावर से आप कनेक्ट हुए हैं वहाँ पे 5G वाले नहीं लगे हैं, 4G वाले लगे हैं, या फिर आप थोड़ा अच्छा, तो जिस आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे उस हिसाब से वो लेता रहे ऑटोमेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ओके जी। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गौतम सिंह। डॉक्टर साहब, ये सवाल बहुत लंबे समय से पूछा जा रहा है और मैं ये पढ़ भी रहा था जब रिसर्च मैंने की, तो मुझे ये भी पता चला कि ये हमेशा जब कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट को लेकर, उसके सेहत पे उसका कैसा असर होगा, इसको लेकर बहुत सवाल होते हैं। कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ हकीकत होती है। आप ज़रा बताइए कि जो ये चिंताएं हैं लोगों के जहन में, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अटैक के मामले इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, कि आप फ़ोन रखे रहते हैं सीने पर, बहुत सारे लोग ऊपर डालते हैं। अब ये 5G आ जाएगा तो कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई कि बहुत सारे पक्षी मर गए इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से अलग अलग जगहों पर। कोरोना के समय में भी हालांकि वो अफवाही साबित हुई, लेकिन बहुत सारे टावर गिरा दिए गए। ये मैं समझना चाहता हूँ कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से समझा जाए ये जो लगातार स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उससे कोई हेल्थ पे असर पड़ रहा है इन तकनीकी कारणों से? बिल्कुल शिवम जी, सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे हम जो है अपना 3G से 4G, 4G से 5G में जा रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी में जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेव जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ एक खामियाजा हमें देखना पड़ता है, वो ये हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो जब वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए नेटवर्क बहुत जो है वो ज्यादा बनाना पड़ता है, और टावर्स जो हैं इस 5G के नेटवर्क में जो है वो ज्यादा टावर्स लगते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि इसको बीमिंग टेक्नोलॉजी से जो है वो भेजा जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारी फ्रीक्वेंसी को कॉन्सेंट्रेट करके आपके मोबाइल की तरफ भेजा जाएगा, तभी इसका जो है वो एक्चुअल इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से भी जो है वो एक बहुत ज्यादा लोगों के अंदर मन में एक डाउट है कि कहीं इससे हमारे को जो है हेल्थ नुकसान तो नहीं होगा। जहां तक कि साइंस में कुछ रिसर्चेस करी हैं
तो साइंस ने ये पाया कि ये नॉन आयोनाइजिंग है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में से ये आयंस को नहीं निकालेगी। तो हो सकता है कि इसका मतलब ये कि कैंसर शायद इससे ना होता हो। मगर इतने मास स्केल के अंदर, जब पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जब इसके टावर्स लग जाएंगे और जब इस तरह की इतनी मास स्केल के अंदर जो है ये फ्रीक्वेंसीज फैल जाएंगी, तो ये कह पाना मुश्किल है कि उसका एक्चुअल फिजिकल रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि कुछ छोटी छोटी स्टडीज हुई थी, जैसे पक्षियों के ऊपर जो है कुछ स्टडीज हुई थी, तो उन्होंने देखा था पक्षियों की सेहत के अंदर कुछ नुकसान हुआ था। अच्छा। यहाँ तक कि एक रिसर्च के अंदर 5G की रिसर्च में ये देखा गया था कि पक्षियों के अंडे जो है वो कुछ ही घंटे के अंदर जो है वो सड़ गए थे, क्योंकि 5G की फ्रीक्वेंसी के बीच में आए थे वो लोग। अच्छा। तो इस तरह की रिसर्च जो है ये दिल के लिए क्या खतरनाक है? ये एक सवाल है कि दिल के लिए क्या स्थिति हो सकती है? क्या दिल तो वैसे भी कमजोर हो गया है, बड़े अटैक पड़ रहे हैं, नए नए लड़के शिकार हो जा रहे हैं, तो ये दिल का मामला है, जरा बताइए आप। देखिए, दिल के लिए सबसे बड़ा जो इसमें अगर हम खाली प्योरली नेटवर्क को लेके चले, 5G और 4G के नेटवर्क को लेके चलें, तो हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इसके अंदर बढ़ी हुई है। और जो बीमिंग टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं ये अगर आपके मोबाइल की हीटिंग जो है वो बढ़ा देती है, आपके मोबाइल का यूजेज उस हिसाब से बढ़ जाता है, जिससे हीटिंग ज्यादा होती है। तो ऐसा संभव है कि बहुत ज्यादा जब ये नेटवर्क फैल जाएगा तो इसके ऊपर हेल्थ जो है वो डिजास्टर या हेल्थ के बैड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। मगर मिल सकते हैं, आप इससे इनकार नहीं करते हैं, मिल सकते हैं इफेक्ट, क्योंकि रिसर्च इसमें पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसको पुख्ता तौर पे कहना जो है अभी असंभव रहेगा कि अच्छा। इसके जो है वो हेल्थ बेनिफिट कितने ज्यादा बुरे रहेंगे। हृदय। हाँ दिलीप जी, ये अब स्पीड बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, अब हर आदमी को सब कुछ तेज चाहिए, तेज गाड़ियाँ, बुलेट ट्रेन और ये सब। हालांकि कुछ लोग इस आपाधापी और तेज रफ्तार ज़िंदगी में स्लो की बात भी करते हैं, बहुत सारे शो भी कुछ चलने लगे हैं, प्रोडक्ट भी आ गए हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये 5G तकनीक को अगर सामाजिक ताने बाने से हम समझने की कोशिश करें, इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं, निगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। 5G तकनीक को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे समाज में ये क्या परिवर्तन ला सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इससे तकनीकी बढ़ेगी, वो एक मेटावर्स आ गया है, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया साइट्स इसको लेके काम कर रही हैं। किस तरह की आपके दिमाग में कोई शंका है इसको लेकर या सवाल है क्या जो आप पूछना चाहते हैं, जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं? दिलीप जी। शिवम जी, समय की ऐसी बाध्यता होती है। हाँ शिवम जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। हाँ शिवम जी, समय की ऐसी बाध्यता होती है कि बहुत सारी चीज़ों को ये जानते हुए कि वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, हमें उन्हें अपनाना पड़ता है। उन्हीं में से ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नो डाउट इंसान की सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जितना भी आप प्रकृति से दूर जाएंगे, जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, जितना भी मशीनी युग बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं आपके नेचर को भी डिस्टर्ब करता है, और नेचर से बना हुआ हमारा शरीर है, हमारे शरीर को भी डिस्टर्ब करता है। लेकिन समय की मांग ऐसी है कि आप इस डेवलपमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट के रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। और ये चीजें आज की डेट में ऐसी हैं जो समय के साथ साथ आदमी की जरूरत बन गई हैं। आज आदमी की लाइफ बिना इंटरनेट और फोन के है ही नहीं। आदमी के हाथ में फोन नहीं है तो वो बड़ा असहाय सा महसूस करता है कि अब शायद उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, और पूरी दुनिया अब आपके हाथ में आ गई है। तो जब आप पूरी दुनिया को अपने हाथ में लेके चलेंगे एक छोटे से डिवाइस में, तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसका यूजेस बढ़ेगा, और उस यूजेस का जो नुकसान होगा वो आपके शरीर को होगा ही होगा। अब वैसे देखिए, अभी जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना के समय में पूरी दुनिया आपकी इसी वर्ड पे सिमट गई थी। हम इसी वेब वर्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थे, अदरवाइज हम फिजिकली किसी से मिल नहीं पा रहे थे। तो जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, या जो साइंटिफिक रिसर्च आई है, जो मेडिसिनल रिसर्च आई है, वो रिसर्च में डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ रिसर्चर का ये कहना है कि इसकी जो रेडियो मैग्नेटिक या जो वेव्स निकलेंगी, वो वेव्स आदमी की सेहत के लिए, दिल के लिए भी, कैंसर को लेकर के भी, या बहुत सारी शारीरिक नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना ये भी है कि अगर ऐसा होता तो इसके रिजल्ट्स उन कंट्रीज में देखने को मिले होते जिन कंट्रीज में 5G टेक्नोलॉजी हमसे पहले लॉन्च हो चुकी है। लेकिन वहां ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बट नुकसान है या फायदा है, इन सारी चीजों को इतर रखते हुए
मेरा अपना मानना है कि आपको डेवलपमेंट के साथ चलना है तो इन सारी टेक्नोलॉजीज को आपको अपनाना पड़ेगा। आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये समय की मांग है, डेवलपमेंट की मांग है। और अगर हमारी कंट्री की नज़र से भी देखें, सोसाइटी एज ए होल की नज़र से भी देखें, तो भी हमको कंट्री के साथ चलना पड़ेगा। हम बाकी देशों से कॉम्पीट करना चाहते हैं। आज हमारी कनेक्टिविटी इंडिया से हट करके हर कंट्री, हर कोने तक पहुंची है, तो उस कनेक्टिविटी का माध्यम क्या है? उस कनेक्टिविटी का माध्यम ये इंटरनेट ही है। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें एडवांसमेंट होने की जरूरत होती जाएगी। अब सारा का सारा लोड वेब वर्ल्ड पे जा रहा है, जितना भी डेटा है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे सोशल मीडिया पे लोड देख लीजिए। जब इतना सारा लोड वेब वर्ल्ड पे पड़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी के उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाना भी समय की मांग है, टेक्नोलॉजी की मांग है। और वो कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो ह्यूमन लाइफ के लिए थोड़ी बहुत नुकसान तो जरूर साबित हो। हाँ आलोक जी, इसकी कीमतों को लेकर भी एक सवाल है। लोग दो तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं। आज ये कार्यक्रम जब हुआ और उसके बाद जब ये तकनीक आ गई और ये बताया गया कि भाई अभी इस तरह से होगा, तो दो सवाल आए। एक तो सवाल ये है कि जो अभी लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं क्या उनको बदलने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये आया कि क्या ये महंगा होगा? अभी जो 1 GB डेटा की कीमत है उससे इसकी कीमतें ज़्यादा होंगी। की बात है, आप देख रहे हैं कि 2 साल पहले से ही 5G फोन आने लगे हैं और जो सैमसंग है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, नोएडा में वर्ल्ड का नंबर 2 मैन्युफैक्चरर है, उस पे जो जून से और मई और जून से जो भी उनके पास जो फोन आए हैं वो ऑलरेडी 5G के हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। मैंने भी अभी एक बाईबैक फोन किया है, मुश्किल से 5-6 हजार रुपए में, और जो पुराना अपना एक फोन देख के, ज्यादा पुराना नहीं था, देख के उसको दिया है। तो फोन की जो कॉस्ट है उसको मैं ज्यादा नहीं मानता हूँ। अगर आपके पास कोई 1 साल 2 साल 3 साल पुराना फोन है, उसको बदल के आप 5-6 हजार में एक अच्छा 5G फोन ले सकते हैं। हाँ, जब तक कॉस्ट की बात है तो आप जानते हैं कि R&D में, रिसर्च में बहुत कॉस्ट लगती है और कंपनियां केवल उसी कॉस्ट को नहीं रिकवर करती है, एक और भी कॉस्ट को रिकवर करती हैं कि जब वो 6G में जाएंगी तो उसकी R&D की जो कॉस्ट होगी वो भी यहीं से निकाली जाएगी। तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, जो आगे जो आप रिसर्च करके आए हैं आगे और आप जो रिसर्च करेंगे, उन सब का कॉस्ट का एक ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसको वो रिकवर करती हैं। ना करेंगी तो आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप देखिए 1G 1980 में आया, उसके बाद 2G आया, 1990 में आया, और 3G आया जो कि 2000 में आया। तो आपने देखा था कि किस तरीके से टेलीकॉम में जो हमारी कॉस्ट होती थी, जो नॉर्मल एक फोन होता था फोन लाइन वाला, और किस तरीके से आपने इनकमिंग को फ्री किया, और जो कॉस्ट 6-7 रुपए हमने दिया है कभी किसी जमाने में 5 सेकंड की कॉल को, वो कम होता होता आप आज डेटा में आ गए हैं। तो जब से ये डेटा वाला खेल चालू हुआ है तब से आपने देखा है कि जो टेलीफोन की जो कॉस्ट है वो कम आ गई। साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे जो यूजर्स हैं वो भी हमारे 100 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है कॉस्ट का नहीं पड़ता है, और फोन जो है वो ऑलरेडी बनने शुरू हो गए हैं, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फोन में उनको मेमोरी ही बढ़ानी है, क्योंकि ज्यादा डेटा आपके पास एक साथ आ जाएगा तो उसको बफर स्टेट में रखने के लिए आपका जो रैम का साइज है और जो प्रोसेसर की स्पीड है वो थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ती है। उसमें कोई विशेष ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी चेंज या कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ये जो भी जनरेशन हो रहा है, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी में, जो मोबाइल कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में जो जनरेशन गैप आ रहा है, कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि आप एक स्टेप से बिल्कुल एक नए स्टेप पे जा रहे हैं। सिंपल आपके पास जो स्पीड थी, जो कैपेबिलिटी थी, उसी को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एक काम आम आदमी सोच सकता है कि हमारे पास एक पेन ड्राइव आती थी, वो GB की आती थी, और आज जो है वो टेराबाइट की आने लगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई कॉस्ट में भी बहुत असर आने वाला नहीं है। आज आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। हाँ, एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना होगा, तुरंत अभी ब्रेक से लौटेंगे। अभी बहुत सारे सवाल हैं जो लोग भी पूछ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक जो परसेप्शन है ये विकास प्राधिकरण को लेकर
क्या ये सही परसेप्शन है? संस्थाएं कभी खराब नहीं होती, संस्थाएं हमेशा अच्छी होती हैं। अभी तक का सबसे टफ चैलेंजिंग जॉब क्या था? कोरोना में काम करना या वो मुजफ्फरनगर की हिंसा? जब हम मजिस्ट्रेट होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रशासनिक अमन चैन सबको रखना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। भ्रष्टाचार की, करप्शन की अगर हम बात करें तो एलडीए का नाम जो है वो सरे फेरिस्त होता था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम डाटा डिजिटाइज कर दें, बैकएंड में डाल दें तो ये करप्शन को हम लोग दूर कर सकते हैं। द इंटरव्यू, पॉलिटिकल एडिटर श्रवी हैदर की LDA-B से इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ खास बातचीत इस हफ्ते शनिवार रविवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम ब्रेक से लौट आए हैं। खास पैनल 5G पर हम बात कर रहे हैं कि 5G के कितने फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या सेहत के लिए ख़तरनाक है, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं। आप फ़ोन करके हमसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ एक ख़ास पैनल है। अभिनव, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था और ये सवाल लंबे वक्त से पूछा भी जा रहा है कि अभी ठीक है कि 2G से ये सिलसिला शुरू हुआ और हम उस वक्त तक स्पीड को लेके बहुत सारी चीज़ें करते रहे, कोशिश करते रहे। कितनी स्पीड बढ़ जाएगी? जो मौजूदा हम अभी सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मैं उस तरह से नहीं समझना चाहता। मैं समझना चाहता हूँ कि कितनी स्पीड और बढ़ेगी, कितने गुना स्पीड और बढ़ेगी अगर ये टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी? देखिए शिवम, अगर मैं इनिशियली बात करूं, जैसे आज ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि अभी स्टार्टिंग में नेटवर्क कम से कम है। 5G की अगर बात की जाए, जो 4G नेटवर्क है उसी में ये किसी तरीके से एनहेंसमेंट, जैसा कि गौतम जी ने बताया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये वेवलेंथ कम ट्रेवल करता है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए नेटवर्क जो है ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को लगाने होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जब तक ये पूरी तरीके से पूरी कंट्री में फैल नहीं जाता है तब तक स्पीड जो है उसमें कुछ खास हमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अभी जैसे कि 12 Mbps 30 Mbps की स्पीड है, जैसे ये कहा जा रहा है, जैसे ये कहा जा रहा है, मैं कई जगह पढ़ रहा हूं कि जो 3 घंटे की फिल्म है अगर उसको आप 5G में डाउनलोड करेंगे तो 3, 4, 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अभी उसको करने में समय लगता है। ये सब कुछ है क्या? कितनी ये इस तरह से कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो स्पीड है ये टोटल इसकी डिपेंडेंसी नेटवर्क पे है। जितना ज्यादा नेटवर्क, तो अभी बहुत जगह है जहां नेटवर्क नहीं है। अभी मैं ट्रेन से सफर करके आ रहा था, आधे रास्ते में तो नेटवर्क ही नहीं आया। उसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आज लॉन्च हुआ है 5G टेक्नोलॉजी, तो अभी इनिशियली स्पीड उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितना एक्सपेक्टेड है या जितना क्लेम किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जितना भी क्लेम किया जा रहा है अभी उतनी नहीं मिलेगी। बट आने वाले 1 सालों में हैं कि जितना बोला जा रहा है उतनी मिल जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौतम सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस तकनीक का हेल्थ केयर को बहुत लाभ मिलने वाला है और इस इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने की उम्मीद है 5G के माध्यम से। ये एक बात निकलकर सामने आई है, लोग कह रहे हैं, बहुत आशान्वित हैं। एक तो ये इस पे मेरा सवाल है कि किस तरह की क्रांतिकारी बदलाव, और दूसरा ये कि क्या ये बात सही है तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की या इसको सपोर्ट करने वाले लोगों की कि ये जो तमाम तरह के प्रयोग हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसका बिल्कुल भी इंसानी सेहत पर या कुदरत पर असर नहीं पड़ता? देखिए, पहले आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूं कि इसका जो है वो कुदरत पे या इंसानी सेहत पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये एक मैन मेड चीज है और इसके अंदर की जो वेव्स आ रही हैं ये हेल्थ में हमारे को कितना नुकसान देगी, इसका समय हमारे को जो है वो समय के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही कम रिसर्चेज हुई है हेल्थ को लेके इसके बारे में, और जो भी रिसर्चेज हुई है वो पूरी नहीं है। आपको शायद ये जानकारी सारे दर्शकों को पाके खुशी होगी कि WHO ने इसको जो है वो खतरे की श्रेणी में नहीं रखा है। ना ही WHO ने इसको जो है पूरी तरह नकार दिया। WHO ने ये कहा है कि ये जो है ये
ये कैंसर कर सकता है कि नहीं कर सकता इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो मतलब इस थॉट को जो है वो पूरी तरह ना नकारा गया है, ना इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है कि जिससे इसको प्रूफ किया जाए। तो अभी इसके ऊपर और साइंटिफिक स्टडीज होना और एक्सपेरिमेंट्स होना जो है वो काफी बाकी है। यहाँ तक कि हमारा जो मेडिकल क्षेत्र है, जब हम अपने मेडिकल क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे बड़ा ही एक्टिव या बहुत ही ज्यादा तेज कम्युनिकेशन जो है वो चीजों को इम्प्रूव कर देता है। जैसे कि जो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, जैसे हमारे हार्ट की कुछ सर्जरी होती है वो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे मतलब जिनको हम कमांड्स देते हैं और वो फाइन मूवमेंट्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हाथ की वाइब्रेशंस होती है वो हाथ की वाइब्रेशंस नहीं आती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महीन काम होता है। जैसे ब्रेन सर्जरीज होती हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा महीन काम होता है। अगर 1.1 मिलीमीटर भी आप इधर से उधर डिस्टर्ब हो गए तो आप जाने कौन सी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं इंसान को। तो इसलिए आपका जितना भी हाथ स्टेबिलिटी होगी उतना बेटर होगा। और इसी तरह से जब हमारी कम्युनिकेशन हमारे रोबोटिक्स आर्म्स के साथ जो है वो बेटर होगी तो हम जो है वो और बेटर जो है वो रिजल्ट उसमें ला सकते हैं। दूसरी चीज इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ऐसी मेडिकल जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर चेंजेस आने की संभावना है। जिस तरह से हमारा पेट स्कैन चल रहा है या जिस तरह से हमारी रेडियोलॉजी जो है वो पूरी तरह से चेंज हुई है MRI के आने के बाद, तो हम ये हम जो इमेजेस हैं वो इमेजेस इतनी लार्ज होती है कि उनको अच्छी क्वालिटी में हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। मगर अगर हम जो है इस चीज को इमेजेस को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे तो हम दुनिया के कहीं भी बैठे किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से जो है वो ओपिनियन कर सकते हैं पेशेंट की। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ये अनवेल होगी मेडिकल साइंस के अंदर इसके धीरे धीरे बेनिफिट हमारे को देखने को मिलेंगे और पीपल एट लार्ज जो जनता है, जनता को इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा विदाउट अ डाउट। नुकसान है कि नहीं है इसके लिए अभी रिसर्च और होना बाकी है, जिसके बिना जो है हम ये साइंटिफिकली नहीं कह सकते कि इसका जो है वो फिजिकली बॉडी पे कुछ नुकसान है कि नहीं। अब दिलीप जी इसकी इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आ ही रही हैं, अब इसमें क्या किसी चीज़ की आलोचना तो क्या ही करना है। लेकिन मैं एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, वो ये कि जब हम बहुत तेज़ दौड़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं अपने जीवन में, उसके बाद हमें थोड़ी सी स्थिरता चाहिए होती है, फिर हम एक अलग तरह की दुनिया देखने की कोशिश करते हैं और फिर हम जाते हैं पहाड़ों पे, मेडिटेशन, सांस धीरे लो, सांस छोड़ो, इस तरह की एक स्थिति बन जाती है। अब मुझे किसी ने बताया कि जो सांस धीरे लेना और छोड़ने वाली स्थिति है इसमें भी 5G है। ये भी अगर है तो आप इंडिया में बैठ के किसी दूसरे देश में आप अच्छी तकनीक और HD क्वालिटी में आप लोगों को योगा सिखा पाएंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि समाज में, वो सवाल मेरा अभी उसी तरह का है कि मैं समाज में, ये तो है कि तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया, मेटावर्स आने वाला है, फेसबुक अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहा है, वो मैं आलोक जी से पूछूंगा कि मेटावर्स और ऑटोमेशन में क्या इसके बदलाव होंगे, लेकिन समाज को इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल है। शिवम जी, समाज अल्टीमेटली इसी दुनिया का हिस्सा है। हाँ, वो तो है ही। जैसे जैसे चलेगी समाज को वैसे वैसे अपने आप को चलाना पड़ेगा। अब देखिए, ये अकेला 5G टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है या जो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट करता है या उसको बीमारियां देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे माध्यम है। उसमें पॉल्यूशन सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि फोन के संपर्क में तो आप इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, लेकिन पॉल्यूशन का जो नेचर है, जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी हवा कितनी शुद्ध है ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बीमारी अंदर जा रही है। अगर आप पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं तो आप डायरेक्ट पॉल्यूशन को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, वो ज्यादा आपको खतरा होता है। दूसरा है कि सफाई कितनी ज्यादा, आप जिस माहौल में रहते हैं वहां सफाई कितनी है और कितनी नहीं है, क्योंकि वो जो बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो कूड़े से, पानी से, गंदगी से पैदा होते हैं, वो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, वो आपके शरीर में इफेक्ट करते हैं, वो आपके अंदर चले जाते हैं, वो इफेक्ट कर देते हैं। जैसे कोरोना भी बीमारी आई थी जो कहीं इनविजिबल था, वो वायरस इनविजिबल था लेकिन आदमी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग था, जो उसकी चपेट में कायदे से आया वो गया। तो 5G ही नहीं है, 5G तो एक ऐसा माध्यम है। देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नुकसानदायक हैं, लेकिन हम आज के समय उनको अवॉइड करने की स्थिति में नहीं है, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं वो इसी साइंटिफिक डेवलपमेंट का रिजल्ट है।
हमारी जैसे अगर आप एक तरीके से देखें कि 5G से इंसान को हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इससे हमारी प्रकृति को हार्ट अटैक जरूर आ रहा है और कई बार आ चुका है। चाहे आप बहुत सारी घटनाएं देख लीजिए। तो हमें प्रकृति को बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आप अपने आप को जो दुनियावी चीजें हैं जिनसे दुनिया चल रही है उनसे नहीं बचा सकते हैं। तो बेहतर है, डॉक्टर साहब बैठे वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि हमें ये जरूरी है कि हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करें। हम अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करें कि जो बाहर की चीजें हैं वो हमारे शरीर पर हमको इफेक्ट न डाल पाए और हम बीमारियों से बचे रहें। आलोक जी, ये मेटावर्स और फेसबुक वगैरह का बड़ा चल रहा है। ये मैं पढ़ रहा था कि भाई ऑटोमेशन में बड़ी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और ये मेटावर्स जो है पूरी दुनिया को बदल देगा। 5G इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है और 5G इसको और एक नई गति देगा। इसके अलावा जो वर्चुअल रियलिटी और क्लाउड गेमिंग को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट से समझना चाहता हूँ आलोक जी। जी, क्लाउड गेमिंग तो आपने देखा था कि प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करने गए थे तो पहले वो वही खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। 3D गेम्स था जो कि क्लाउड पे ही था। आप थोड़ा सा एक सेंटेंस और बोलना चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक जो टेलीविजन देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी रेडिएशन है जो उनकी आंखों पे आ रहा है। क्या आंखों पे कैंसर हो गया? नहीं हुआ, सालों से हम लोग देखते हुआ है। तो हर एक रेडियो मैग्नेटिक इंडक्शन जो रेडिएशन है वो हार्मफुल नहीं होता है। खैर उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं ऑटोमेशन की। तो देखिए, आपने देखा कि जितना भी प्रोडक्शन आज की कंपनियों में हो रहा है वो काहे से हो रहा है। आपके पास PLC आ गए, प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट्स आ गया है, जिसको आप टच स्क्रीन के द्वारा प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे डॉक्टर सर्जरी करते हैं। तो इनको मालूम है ये पैरामीटर्स उनकी रिक्वायरमेंट है, वो फिट कर देते हैं और उससे जो है मशीन चलने लगती है। यही आप अगर थोड़ा दूर हट जाए, रिमोट से ऐसा करने लगे जिससे हम लोग टेलीविजन चलाने लगते हैं या AC अपना अल्टरनेटिव अपना AC चलाने लगते हैं। तो अगर ये चीज और दूर हो जाए कि हम जो है, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है जो मोबाइल बेस्ड होती हैं, जो घर में आप अपना लॉक कर सकते हैं, अपना AC चला सकते हैं, माइक्रोवेव चला सकते हैं। तो उसी का ये एक पार्ट है कि आपके पास एक रोबस्ट जो है एक बड़ा पावरफुल कम्युनिकेशन का मीडिया आ गया है कि जिसपे आप अपने सिग्नल्स को चला सकते हैं। ये एक तरीके का, जैसे आपके पास एक्सप्रेस हाईवे होता है वैसे ही आपके पास जो है ये आपके पास एक एक्सप्रेस वे है जिसपे आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो आप चला सकते हैं। तो जितना अच्छा एक्सप्रेस हाईवे होगा आप अपने आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे लखनऊ से आजकल आगरा पहुंचना बहुत आसान हो गया है। अगर स्पीड की कम ना लिमिट रखी जाए तो आप 2 घंटे के अंदर भी पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह जहां पे आपके पास जो अपनी इंफॉर्मेशन को है उसको चलाने की अगर आपके पास स्पीड बढ़ जाएगी तो जितनी भी कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं जिसको आप ऑटोमेशन कहते हैं वो आपका सुगम हो जाएगा, दूर से बैठ के करने लगेंगे। और जिस तरीके से बताया है कि हैवी जो बिट्स की बात करें कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी इमेजेस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, उसका जो साइज होता है वो नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करता है। अगर उनका जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट होने लगे, मुझे ध्यान है कि जब हम लोग 90 के दशक में कोई चीज फाइल भेजते थे तो उस समय मुश्किल से किलोबाइट्स की आती थी। 4 किलोबाइट्स की जिस दिन हम लोग को मिल जाती थी तो हम लोग सोचते थे अरे वाह आज बहुत अच्छी स्पीड मिल गई है, आज हमारी फाइल जो है आराम से जा रही है। इसके बाद हम लोग ने मेगा में देखा। अब जब गीगाबाइट पे देखेंगे तो बड़ा होगा कि यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर हम लोग को US भेजना पड़ता है तो रात भर जो है हम लोग को जागना पड़ता था इंफॉर्मेशन पूरी फाइल्स को जो है वहाँ पे अपलोड करके वहाँ डाउनलोड कराने के लिए। तो केवल आप ये समझिए कि आपने जो सिंगल रोड स्टेट की होती थी वो डबल रोड हुई और आप एक्सप्रेस वे हो गए, यानी 3-3 लाइन का मिल गया है। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को तेजी से बढ़ा लेंगे और इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह ये एक आसान भाषा में जो आपने बात सही कही कि पहले आप अगर दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं तो आप अगर टूटी फूटी सड़क से जाएंगे तो आपको पता चले आप सुबह चल रहे हैं और आप दोपहर में पहुंच रहे हैं। ये है कि भाई आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे पड़ गए और आप 3-4 घंटे में जितनी कार की ताकत उतनी जल्दी आप पहुंच गए। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जी, बाकी वहाँ पे डिवाइसेस हैं उसको तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं उस पे बैठ के। अभिनव, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आजकल बहुत सारा
इस दिशा में प्रयोग चल रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई हैं, तकनीक आई है। मेटावर्स के बारे में बहुत बात हो रही है, वो मैंने आलोक जी से भी प्रश्न किया था, उसको लेकर भी कहा जा रहा है और बहुत लोग आशान्वित हैं उसको लेकर कि एक वर्चुअल रियलिटी, एक ऐसी दुनिया बनाई जा रही है जो हूबहू हमारी दुनिया की तरह है लेकिन वो वर्चुअल है। उसमें ये किस तरह से इस्तेमाल होगा, ये तो बात ठीक एक समझ में आ गई कि भाई हर चीज़ की स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा डेटा हम आसानी से भेज पाएंगे, बड़ी फाइलें आसानी से भेज पाएंगे, बहुत सारे सेक्टर्स में इसका फ़ायदा होगा। ये वर्चुअल रियलिटी को किस तरह से समझें लोग, क्योंकि 5G उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा शिवम कि ये जो मेटावर्स वर्ड आपने यूज किया है, क्या इंडिया अभी इतना कैपेबल है, हमारी जो जनरेशन है, करंट जनरेशन और जो आने वाली जनरेशन है, क्या इसको सही तरीके से इसको विजुअलाइज कर पा रही है कि क्यों नहीं कैपेबल है? मोदी जी ने आज कहा कि इंडिया जी, नया इंडिया तो हर चीज के लिए कैपेबल है। नहीं, मेरा कहना ये है कि जो बातें बोली जा रही है, जो क्लेम किए जा रहे हैं इसे लेके कि एक वर्चुअल जो है ये एक वर्चुअल लाइफ क्रिएट करेगा और वो सभी चीजें करेगा, जैसे एक अरे वो आज चश्मा लगा के प्रधानमंत्री जी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था जब वो था तो, और वहां पे तो हिंदुस्तान का लगभग हर बड़ा आदमी था, प्रधानमंत्री स्वयं थे वहां मौजूद। उन्होंने कहा कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। अंबानी जी ने तो ये कह दिया कि कामधेनु गाय टाइप का कुछ उन्होंने कहा। हाँ अभिनव। नहीं, मेरा ये कहना है आपसे कि क्या हम लोग इसे समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में जो तो आप समझाइए, हम समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम समझ पाए। अभिनव जी, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि 5G जो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, बट क्वेश्चन घूम के फिर वहीं आ जाता है जहां से हमने स्टार्ट किया था कि क्या 5G अपने आप में इतना कैपेबल होगा कि जितनी स्पीड बताई जा रही वो उतनी देगा? क्योंकि जो स्पीड बताई जा रही अगर वो देगा तब ये चीज बेहतर तरीके से हो सकती है। ये जो प्लानिंग है इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर ये स्पीड उसी तरीके से चली जैसे 4G पे 3G चल रहा था, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें एनहेंसमेंट होगा और उसका जो बेनिफिट है हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। विद इन अ ईयर आप बोल सकते हैं, जैसे जैसे नेटवर्क जो है वाइड होता जाएगा, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्पीड बोली जा रही है जीबीपीएस पे, क्या हमें वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? सारी चीजें, सारा जो गेम है इसी पे डिपेंडेंट है। कुछ कहना चाह रहे थे आलोक जी? हमारे पास रिसोर्सेज ही अच्छे से नहीं है अवेलेबल, तो हम मैं ये कहना चाह रहा था टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं कि हम लोग तो सन 90 से दूरदर्शन को देखते हुए आए हैं और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग अपने घरों पे बैठे हुए हैं और बड़े आराम से जुड़े हुए हैं, सबकी बातें जो है वो एक साथ प्रसारित हो रही है। तो जो हम लोग के लिए तो ये सपना ही है ना, जो 80 के दशक के हैं, जो 90 के दशक है। और वर्चुअल रियलिटी की एक बात बताएं जिसका आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, एक वो भी देखा होगा कि दुबई में एक शादी हुई थी जिसमें सब वर्चुअल रियलिटी से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सब थे अपनी जगह, लेकिन पंडित जी भी आए थे और सब आ रहे थे, सारे रिश्तेदार आ रहे थे, आप उनसे मिल रहे थे और सब बरमाला थी, बर वधू दोनों भी कहीं दूसरे देश में थे, लेकिन जो शादी की रस्में हो रही थी वो बिल्कुल एज इट इज हो रही थी जैसे कि आप एक छत के नीचे एक पंडाल। लेकिन आलोक जी देखिए, अब ये बात ठीक है, मेरी थोड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन वो मजा नहीं आता ना कि आप ठीक है दुबई में वो है। ऐसे मैंने भी एक कार्यक्रम कराया था, एक अनुष्ठान कराया था, तो मैंने दिल्ली से कोई पंडित नहीं मिला, मैंने दिल्ली से एक पंडित जानने वाले थे, उनको फोन से कनेक्ट करके जूम से भूमि पूजन कराया, एक छोटी सी फैक्ट्री मैंने शुरू की। अब मजा नहीं आता ना। अब तो ये क्या है कि ठीक है अब आदमी मिल लिया, वर्चुअल रियलिटी अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा लगता है कि मोदी जी चश्मा लगा के, मैं अभी देख रहा था वीडियो, अच्छा लगता है, हाईटेक हो गए हैं हम, लेकिन इतना भी हाईटेक नहीं हो जाना है कि पता चले कि दादाजी अमेरिका में, हम अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ पे इंडिया में दादाजी से वर्चुअली हाई हेलो कर लिया, तो दादाजी को फिर वर्चुअली आशीर्वाद दे देंगे, वो लगेगा भी नहीं।
कि मेंशन भी वहीं से बटन दाब के जो है आप कर देंगे, तो वो चीजें जो है ये तो एक साइंटिफिक सोच है, साइंस जहाँ तक जा सकती है वो करता है, वो अपनी है। हम लोग की जो सामाजिक और आर्थिक और जो सोच है वो अलग है। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं, जितनी निराशा अनुपम जी में दिखाई दे रही है, उतना होने की जरूरत नहीं है। आपको स्पीड मिलेगी, लैब के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट हो गया है, हाँ जो आएगी वो अलग है। लेकिन अच्छा, कोई ऐसा है, ये सवाल पहले भी था कि ये 5G इस तरह की स्पीड तेज होगी, इससे कोई एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकते हैं क्या हम? ये बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बहुत से चेंजेस आएंगे, आप देखिएगा इसमें। अच्छा, 4G आने से क्या, कितने आपको क्या लगा? मैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2G से लेके और हम 5G तक आ गए हैं। अभी तक हमको ये समझ में आया कि 2G में कांग्रेस चली गई और फिर वो तमाम तरह की चीजें होती रही, और अब एक नई तरह की चीज उसमें भी ये है कि भाई स्पेक्ट्रम वगैरह जो है, स्पेक्ट्रम किस रेट पे जाएंगे उस हिसाब से 5G की कीमत डिसाइड होगी। ये कहा जा रहा है कि कितने का पैक होगा। ये तो क्या व्यवहारिक क्या बदलाव में बेरोजगारी का क्या तरीका है, कैसे कम हो सकती है? देखिए, आप जो समय है वो एक्सपर्ट का समय है। और एक्सपर्ट कौन बनाएगा सर? आलोक जी बताइए, अब आप प्रोफेसर हैं, आप बताइए कौन एक्सपर्ट बनाएगा? मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ाता था तो दिलीप जी भी जानते थे, उन्होंने हमको पढ़ाते हुए भी देखा था। तो वो एक कमरे के अंदर 100 स्टूडेंट, बहुत हुए तो हल लिया, बड़ा कमरा दीवार तोड़ दी 200 हो गए। लेकिन अब आज आप यहीं से बैठ के दुनिया भर के बच्चों को, हजारों बच्चों को एक साथ आप पढ़ा सकते हैं। तो ये केवल टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ ना, जिसमें इसकी वर्चुअलिटी और आ जाएगी तो आपको लगेगा कि बच्चों को लगेगा कि सोती सर जो है उन्हीं के साथ उन्हीं की क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो चीजें आएंगी वो अलग है। जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब पे जो बहुत बड़ा एक्सपर्ट जो है यूएस में, न्यूयॉर्क में किसी अस्पताल में बैठा हुआ है, वो ऐसा लगेगा कि जो है इंडिया के किसी अस्पताल में आके वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है कि जैसा कि वो वहां सामने ही है। मतलब बच्चा घर में ये महसूस कर पाएगा, या कोई भी घर में ये महसूस कर पाएगा कि स्कूल है, मैं स्कूल में बैठा हूं। है एक इंडस्ट्री का, एक एजुकेशन इंडस्ट्री का। वैसा आप कहीं भी मेडिकल इंडस्ट्री में मैकेनिकल जो इंजीनियर्स हैं, जिनकी मशीन पूरा डिजाइन होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, कोई केवल ऐसे ही चिप्स नहीं बन पाती, उसमें काफी डिजाइनिंग पूरा होती है। तो उसमें जो इंटरेक्शन होता है, या जैसे हम लोग एक समय बड़ा अच्छा लगता था कि हमारा कंप्यूटर एक अमेरिका में है, उस पर हमने पूरा कंट्रोल कर लिया। तो ये सब चीजें हैं, वो मेरे पास आ गया और हम उस पर काम करने लगे बगैर अमेरिका जाए हुए। इसमें लाभ हो, इसमें जो है आपको लाभ होगा। जो है कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं तो हमें खत्म भी कर सकते। ठीक है, हमने समझ लिया कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं अब। लेकिन मेरा एक सवाल थोड़ा सा इस तरह से है कि बहुत सारे लोग इस पे पूछते रहते हैं। सवाल ये है कि ये बहुत ज्यादा ये दिल के दौरे क्यों पड़ रहे हैं लोगों को? अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जोड़ दूंगा बाद में इसको इस 5G से। मैं आपको इसको रिलेट करके बताता हूँ। एक्चुअली जैसे जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी बनी है, हाँ, वैसे वैसे जो है हमारे हम ये देख रहे हैं कि हमारे यूथ के अंदर, यंग लोगों के अंदर जो है एडिक्शन टू मोबाइल टेक्नोलॉजी भी बढ़ता जा रहा है। एडिक्शन को हम हमेशा इस तरह से यूज करते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसमें क्या हो रहा है कि लोग ब्रिंज वॉचिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है लंबे समय के लिए आप अपने स्क्रीन के सामने बैठे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। साथ साथ आप जो है ब्रिंज ईटिंग भी कर रहे हैं, तो आप खाना भी जो है वो एक समय पे खा रहे हैं और ज्यादा खाना खा रहे हैं और लंबे समय के लिए गैप दे रहे हैं। तो इस तरह के हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस भी जो है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उस तरह से आ रहे हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो है भाई पंडित को हमने दिल्ली से बुला लिया मगर वो मजा नहीं आया। इसी तरह से आज के बच्चे जो है, अगर हम उनको बोलते हैं कि आप बाहर जाके क्रिकेट खेलो या बाहर जाके जो आप खो खो खेलो, तो वो कहते हैं वो मजा नहीं आया, क्योंकि उनको मजा जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर जो है बटन दबा के ही आ रहा है। जिस हिसाब से ब्रेन के अंदर जो है डोपामिन सर्ज होता है, जिस हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर जो है केमिकल चेंजेस होते हैं जब हम स्क्रीन को देखते हैं, जब हम उन गेम्स को देखते हैं, जब हम एक से एक लेवल जो है विन करते जाते हैं, जब हम वर्चुअल रियलिटी में और डीप जाएंगे, हम वर्चुअल रियलिटी के गेम ज्यादा खेलेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसको हम काफी इग्नोर कर देते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न है, हम ये देखते हैं कि रात के समय जो है नेटवर्क थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चे कोशिश करते हैं कि रात के समय जो है ज्यादा
वो लोग क्लाउड गेम्स खेलते हैं और ज्यादा वर्चुअल रियलिटी पे जो है वो उस समय रहते हैं, क्योंकि उस समय उनको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा बेटर मिल जाती है। तो इस तरह के जो बिहेवियरल चेंजेस है ये हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा नुकसान डालते हैं, और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हेल्थ के बहुत बैड इफेक्ट्स होते हैं। और जिसके अंदर आपने बोला यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक, तो यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक भी होने की एक बहुत बड़ी संभावना इसकी वजह से आती है। दिलीप जी, हमें ये पता है कि एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, जिस साइंटिफिक रिसर्च से हमें ये पता चला था कि अगर एक जनरेशन में पिता को जो है वो हार्ट अटैक 55 साल की उम्र में आ रहा है, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पुत्र को 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जनरेशन टू जनरेशन हम ये देखेंगे कि हार्ट अटैक जो है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो यंगर एंड यंगर लोगों में आती जाएंगी। जस्ट हम अगर 2022 का आंकड़ा देखें तो जनवरी से लेके अब तक जो 2022 का आंकड़ा है 2% इंक्रीमेंट है यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक का। तो ये 2% इतना ज्यादा है, इतना अलार्मिंग है कि हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर जो एक महिला डांस करते समय गिर जाती है, या एक सिंगर जो है अपना कॉन्सर्ट देता है और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है, या कोई बहुत बड़ा एक्टर जो है वो रात के समय मृत घोषित हो जाता है और पता चलता है कि रात में उनको साइलेंट अटैक आया था। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियरल चेंजेस को जो है वो उनकी वजह से हो रहे हैं। जैसे कि अपनी फिजिकल बॉडी पे लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है और अच्छा दिखना चाहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग देशों के लोगों में से सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को देखते हैं जो देखने में उनको बड़े खूबसूरत से लगते हैं। तो उसके लिए जो है क्रैश डाइटिंग करते हैं लोग, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कीटो डाइट करते हैं, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके हमारी आर्टरीज के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ जाता है। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ वो चीजें आखिरी में बहुत संक्षेप खत्म करना है मुझे। दिलीप जी, आखिरी में आपने बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत सारी समस्याओं का समाधान होते देखा, बताया गया मुझे। कृषि और बेरोजगारी दो पे बड़ा चिल्लपो मचती है हमारे यहाँ, बड़ा सवाल उठ रहे हैं, और महंगाई पे भी। इन तीनों चीज़ों पे क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई राहत दे सकती है? कोई राहत पैकेज हो सकता है इससे क्या? ये थोड़ा वैसा सवाल है, ऐसा लगेगा कि मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप जवाब देना चाहें तो। दिलीप जी, बेरोजगारी का कहीं कोई असर इस पर? हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवम जी, मुझे नहीं लगता है कि 5G टेक्नोलॉजी आने से कहीं बेरोजगारी पर कोई फर्क पड़ेगा या इससे रोजगार जनरेशन आएगा, क्योंकि वही कंपनियां हैं, चलाने वाले वही लोग हैं। इसमें मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। इसमें जितना भी डेवलपमेंट है वो मशीन का डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है। मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि बहुत सारे टावर लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो टावर लगाने से हो सकता है कि जो कंपनीज काम सबलेट करती हैं, जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देने की वजह से मैन पावर का एंगेजमेंट थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब हो सकता है आप ये कह रहे हैं कि मैन पावर टावर लगाने के काम आएगी। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे टावर लगेंगे। अगर टावर लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनियां वो काम सबलेट करेंगी तो ठेकेदार को काम मिलेगा, उनके सहारे बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को काम मिलेगा, जो टावर लगाने की जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी। तो हो सकता है कि स्लाइड सा चेंज आपके इसमें देखने को मिले, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट ऐसा नहीं आएगा कि बेरोजगारी की दर नीचे आ जाएगी या लोगों में बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अभिनव जी, डॉक्टर गौतम जी, दिलीप जी, प्रोफेसर आलोक सोती जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। 4G जब आया था तब भी कहा गया कि बहुत क्रांतिकारी है, बहुत बड़ा बदलाव होगा। उसके बाद हमने और सारी चीज़ें भी देखी, जो तकनीक आती है, ऑटोमेशन, बहुत क्रांतिकारी, बहुत बदलाव होगा हमारे जीवन में। 5G भी आया है, इसको भी अब हम देखेंगे कितना बदलाव होता है, क्या कुछ इससे बदल पाता है, क्या वाकई में बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी से हम छुटकारा पा पाते हैं, वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए शिक्षा को और बेहतर बना पाते हैं। हेल्थ केयर, रोज़ाना मैं अपने कार्यक्रम में तमाम तरह की चीज़ें आपको दिखाता रहता हूं, जिसमें कोई अस्पताल के बाहर कोई मर जा रहा है, कोई अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, एक्सीडेंट की खबरें तमाम आती हैं। क्या ये तकनीक उन समस्याओं से निजात हमको दिला सकती है, सोसाइटी को दिला सकती है, समाज को दिला सकती है, इंसान को दिला सकती है? अगर दिला सकती है तो बहुत बेहतर है, और कब तक दिला पाएगी इसका भी हम इंतज़ार करेंगे। आज के राष्ट्रहित में इतना ही, बहुत शुक्रिया।